हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाई क्लासेज में। आपका एक बार दोस्तों फिर से स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज में हमारा टारगेट है रीट का दोस्तों। कल का जो एग्जाम है दोस्तों, परसों का उसका। तो आज हम गणित देखें दोस्तों। रीट लेबर वन के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं दोस्तों सबको कवर करने की कोशिश की है, पूरे सिलेबस को। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और आगे आप इससे अपनी पढ़ाई का लाभ उठा सको। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम आज पूरे सिलेबस को देखें दोस्तों। मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये लगभग 3 पेज है दोस्तों। 3 पेज से दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे और आप कहोगे सर आके आए थे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ले तो कल आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे आप परसों आकर मुझे बताओगे हाँ सर के यहाँ से क्वेश्चन आए। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, एक बोर्ड मास का नेम होता है वी बोर्ड मास। क्या होता है? वी बोर्ड मास होता है। क्या होता है? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास में दोस्तों सबसे यह क्या होता है? बार कोष्ठक। क्या होता है? बार कोष्ठक होता है। बेनोलिनियन बोलते हैं इसे, बार कोष्ठक। क्या होता है दोस्तों? बार कोष्ठक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ब्रैकेट। इसे सिर्फ कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। और ये क्या होता है आपका? का वाला। इसका मतलब होता है क्या? भाग। है ना, थोड़ा कल के एग्जाम है तो थोड़ा तेज चलना है। और इसका मतलब क्या होता है? गुणनफल। क्या होता है दोस्तों? गुणनफल या गुणा बोलते हैं। गुणनफल क्या दोस्तों? गुणा। क्या? गुणा। और उसके बाद क्या दोस्तों? यहाँ पे एडिशन जोड़, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन दोस्तों क्या? घटाव। हमारा क्रम क्या रहता है करने का? तो सबसे दोस्तों कोष्ठक। कोष्ठक भी हमारे दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? छोटा कोष्ठक। क्या दोस्तों? छोटा कोष्ठक। बड़ा मझला कोष्ठक। क्या दोस्तों? मझला कोष्ठक। उसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। ये हमेशा दोस्तों सुक्केंस में ही आते हैं, है ना। ऐसे ही आएगा छोटा बड़ा मझला। ऐसे नहीं आएगा कि आपको पहले बड़ा दे दे फिर उसके बाद मझला दे दे, कभी नहीं आएगा ना। हमेशा सुक्केंस में आते हैं। 2 भी होंगे तो भी ऐसे आएंगे, या छोटा बड़ा या मझला बड़ा। ठीक है, हमेशा पीछे बड़ा ही मिलेगा, या बड़ा अकेला भी आ सकता है, इस तरीके से दोस्तों। तो हमें सबसे पहले कोष्ठक बार कोष्ठक को करना होता है। जैसे हमें लगा 25 - 10 लगा, ऐसे इसकी संख्या को पूरे जो अपनी जो संख्या पूरे जो क्वेश्चन दे रखा होगा, ये पूरी जो गुणा भाग वाली सीरीज होगी दोस्तों। अगर उसमें ऐसे कहीं दिखता है बार कहीं पे ऊपर लगा होता है ये डंडा सा, तो उसको क्या करते हैं? बार बोलते हैं। और बार वाले को सबसे पहले उसी को हल करते हैं। उसके बाद कोष्ठक को करते हैं। कोष्ठक भी सबसे पहले दोस्तों छोटा कोष्ठक करते हैं, फिर उसके बाद मझले को करते हैं, और जब क्या करते हैं? बड़ा कोष्ठक करते हैं। उसके बाद अगर का की का दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है? का। जैसे 25 का 25%। क्या दोस्तों? 25 का 10%। ठीक है, तो इसको करते हैं हल्के। इसको का वाले को, का मतलब होता है बड़ा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 25 का 10/100, इस तरीके से, है ना। फिर दोस्तों करते हैं भाग को तीसरे नंबर पे। किसको करते हैं? यहाँ तीसरा भाग। फिर यहाँ पे क्या? भाग करते हैं। भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा। गुणा के बाद जोड़। जोड़ के बाद घटाव। अगर ये नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको हल करते हैं। अगर ये नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो यहाँ से, मतलब ये करेंगे सिक्वेंस में ही। ऐसा नहीं कि पहले जोड़ को कर लें जब मतलब भाग को करें, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका क्या रहता है? सिक्वेंस। अब इसके दोस्तों रिलेटिव एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब यहाँ फास्ट चलना है थोड़ा, क्यों कल का एग्जाम है, समय कोशिश करना। मैंने क्या बताया कि वी बोर्ड मास का नेम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए भी है। ठीक है, तो देखो बार कोष्ठक होता है। सबसे पहले अगर ऐसी कोई संख्या में पार लगा हुआ तो सबसे पहले पूरी सीरीज के अंदर उसी को सॉल्व करते हैं। फिर ब्रैकेट्स दोस्तों कोष्ठक होता है। कोष्ठक में सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले को, जब बड़े कोष्ठक को। फिर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। जैसे 25 का 10%। अगर कोई सवाल में अगर ऐसा रखा है तो सबसे पहले का को हल करेंगे, इसके बाद कोष्ठक के बाद फिर डिवीजन भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, जब घटाव करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इसी को लेकर के दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों? एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, वी बोर्ड मास के नाम से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि आपका क्वेश्चन है कि 4 गुणा बड़ा कोष्ठक। क्या दोस्तों? 4 गुणा बड़ा कोष्ठक 3/4 मझला कोष्ठक। 4 गुणा 3/3 गुणा 3 छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये हमेशा कैसे होंगे? सुक्केंस में होंगे दोस्तों। कैसे होंगे? सुक्केंस में होंगे। कैसे होंगे? सुक्केंस में होंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के दोस्तों हम पहले सबसे पहले इसको क्या करना है? हमें छोटा कोष्ठक दिख रहा है ये दोनों के बीच, सबसे पहले छोटा ही कोष्ठक हल करेंगे। तो 3, फिर भाग और ज्यों का सबको ज्यों का त्यों रख देंगे। अब देखो 4 × 3 को भी रख दिया, भाग को भी रख दिया। कितना हो गया? 9। 9 को यहाँ से हम बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या लगा दिए? छोटा कोष्ठक हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ से 9 यहाँ मैं लिख दूंगा, फिर इसको बाहर निकालूंगा, एक स्टेप बढ़ेगा फालतू, है ना, इसलिए। अब देखो 4 गुणा फिर 3/4। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? गुणा कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा? क्या होगा? 4 × 12। क्या होगा? 12। ये क्या होगा? 3 × 9। अब देखो इसमें अगर मैं 4 × 12 करूँ तो क्या होगा दोस्तों? ये 4 × 12 क्या होगा दोस्तों? 4 × 12 - भाग 9।
ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो फिर अगला स्टेप होगा 4 इंटू 3/4, 3/4। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 12/9। क्या आएगा 12/9 का भाग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये तो होता है जैसे मैं बोलूँ कि 4 का भाग 2 का भाग 4 में 2, तो इसको मैं 4/2 लिख देता हूँ। नहीं, उसी तरीके से मैंने 12/9 लिख दिया। इनको काटेंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 तरफ 9। अब देखो अगला स्टेप क्या आएगा 4 गुणा क्या बचेगा 3/4 गुणा ये 4 और 4, तो ये 4/3। इस संख्या का ऊपर क्या कर देते हैं गुणा। ठीक है, बड़ा कोष्ठक बचा। अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों 4 गुणा बड़ा कोष्ठक 3/4 यही होगा। ठीक है, 16/3 बड़ा कोष्ठक। इसको दोस्तों आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखें दोस्तों 4 का अपना क्या रहेगा 4 रहेगा, है ना, 4 का 4 रहेगा गुणा रहेगा। इसको 3 को 3 रहेगा, और जो गुणा भाग की संख्या ना उसको क्या कर देते हैं पलट भी देते हैं। हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं। अब देखो यहाँ 3 भाग ऐसे चल रहा था ना, तो 4 चौक 16 कितना था 3। यहाँ पे ये 3 भाग कितना था 3 भाग क्या था 16 कितना है 3 है ना 16/3। अब देखो 3 भाग 16/3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं 16/3। इसको क्या किया हम 4 चौक 16/3। अब इसको हम पलट सकते हैं दोस्तों। तो हमारा क्या आएगा 3 भाग क्या होगा ये भाग को हम क्या करते हैं गुणा, और संख्या को हम पलट सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 16/3। इसका पीछे वाली संख्या अगर 2 संख्या गुणा में है, जैसे 1/4 भाग 3/2, तो जो पीछे वाली संख्या होती है इसको क्या कर देते हैं पलट देते हैं। क्या कर देते हैं पलट देते हैं, फिर वो क्या कर लेते हैं काट पीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखो 4 चौक 16, तो 9/, कितना आ जाएगा आंसर अपना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप को क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया छोटा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में दोस्तों हमने क्या किया छोटा कोष्ठक हल करने के बाद इसको जो कहते हो रखा छोटा कोष्ठक 3 तरफ 9 हो गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने दोनों 4 3 12 12 भाग 9, उसको भाग बट्टे को मैं रख लिया। उसके बाद मैंने इसको गुणा कर दिया 16/3, और बाकी सब यहाँ करता था 4 इंटू 3 इंटू पीछे वाली संख्या को क्या के भाग के जो पहले जो जिस संख्या के पहले भाग लगाया उस संख्या को काट देते पलट देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था 9/4 काट पीट के। तो ये तो था बोर्ड मास के नियम से, या किसी भी तरीके से दोस्तों और कोई भी कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करना है। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम जातीय स्थानीय मान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, है ना। जातीय स्थानीय मान और स्थानीय मान। क्या दोस्तों स्थानीय मान दो होते हैं। एक को दोस्तों इसको तो समझो आप प्लेस वैल्यू। क्या दोस्तों प्लेस वैल्यू। वैसे मैंने इसका एक वीडियो डाल रखी है जब मैं गणित पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें एक वीडियो डाली है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। और इसको क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं फेस मतलब चेहरा, वही का वही से मैं ऐसे समझो, है ना। तो जैसे मैं एक संख्या दे दूंगा आपको, जैसे संख्या है 4 8 7 6 5 और 4 में 7 का जातीय मान। किसका 7 का जातीय मान अगर पूछे तो क्या होगा 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों 7 का जातीय मान 7 ही होगा। यहाँ पर संख्या पूरे के अंदर ये देखो 7 है, कहाँ 7 ही है ना, ये 7 है, तो 7 का 7 ही क्या होगा जाति मान। फेस का मतलब होगा वही का वही, मतलब जो है वही उसका क्या होगा आंसर। तो ये क्या जाति मान कितना होगा दोस्तों 7 का 7। अगर इसी संख्या अगर बात करूंगा, जैसे यही संख्या है, इसी संख्या अगर पूछे कि 7 का स्थानीय मान, क्या 7 का स्थानीय मान, इसी संख्या में स्थानीय मान, तो 7 का दोस्तों स्थानीय मान कितना है 7। स्थानीय मान देख ले दोस्तों हम इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई, ये तो क्या होता है इकाई, फिर दहाई, फिर ये तीसरा सैकड़ा, और ये चौथा क्या होगा 7 वाला क्या आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा 1000, फिर 10,000 होता है, और फिर क्या होता है लाख। क्या होता है लाख। इस तरीके से चलते हैं तो 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या आ रहा है यहाँ 1000 आ जाए 1000 आ रहा है, इसका मतलब मैं 7 के बाद यहाँ ऐसे सीधा देख लोगे 7 के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या 1 2 3, तो 7 पर उतनी क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इनका स्थानीय मान आ गया। अगर पूछे वो कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। इसी संख्या अगर पूछ ले, जैसे कोई संख्या दे करके कि उस संख्या का जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताओ, स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर या योग में अंतर पूछे तो क्या करना है घटाना है। कभी भी किसी सवाल में अगर अंतर कह रहा हो तो अंतर का मतलब क्या करना है घटाव। क्या करना है अंतर का मतलब घटाव करना है। ठीक है, घटाना है, तो अंतर का मतलब घटाव। तो दोस्तों क्या करेंगे हम 7000 ये था स्थानीय मान माइनस जातीय मान, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कितना बचेगा 3 9 9 और ये कितना आ जाएगा 6, तो 6993 का क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। ठीक है,
ये तो ये था। अब देखो अगर पॉइंट वाली संख्या आ जाए, है ना, जाति स्थानीय मानक अंतर आएगा, योग पूछे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बस इन्हें, और गुणा करे तो गुणा कर देंगे, और अगर भाग करे तो भाग कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। जोड़कर कितना आ जाएगा, योग का कहता है तो योग का आ जाएगा 7000 कितना 7, ठीक है, और भाग करके कितना आ जाएगा 1000, भाग पूछे तो, है ना, कैसे 7000 का भाग दे देंगे, 7000 में भाग दे देंगे 7 का, जो योग कर में ये, और गुणा का पूछे 7 7 49 तो 49,000 आ जाएगा, इस तरीके से दोस्तों, है ना। अब देखो अगर वही पूछे कुछ पॉइंट वाली संख्या में, क्या पूछे, पॉइंट वाली संख्या में अगर पूछे दोस्तों, आपको दे दे पॉइंट वाली कोई संख्या, पॉइंट वाली संख्या दे दे दोस्तों आपको, जैसे कोई माने चलो कोई संख्या है आपके पास 24.854 या 124.85, पॉइंट से पहली संख्या एक एक करे बोली जाती है, तो 1 2 4 124 पॉइंट के वाली संख्या एक एक करे बोली जाती है 8.4। अब देखो इसमें उसका क्या है दोस्तों, इस संख्या को हम देखो इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ से इकाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, फिर हजार, इस तरीके से। इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दशांश, क्या बोलते हैं दशांश, दशांश का मतलब होता है 10वां भाग, क्या दोस्तों 10वां भाग, या बोल सकते हैं हम क्या 1/10, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या शतांश, क्या बोलते हैं शतांश, शतांश का मतलब क्या हो गया 100वां भाग का 100वां भाग, या बोल सकते हैं दोस्तों क्या हम 1/100, ठीक है। इसको बोलते हैं शस्त्रांश, क्या बोलते हैं शस्त्रांश, शस्त्रांश मतलब या कह सकते हैं हजारवां, क्या कह सकते हैं हजारवां, इसको बोलते हैं दोस्तों शस्त्रांश या हजारवां। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है हजारवां भाग, या हम सीधे कह सकते हैं 1/1000, ठीक है। अगर आपको अब कोई पॉइंट वाली संख्या, जैसे आपको पूछिए अब इसमें कि 8 का जाति मान बताओ, इसमें क्या इसका 8 का जाति मान किसका पूछ रहा है दोस्तों, मैं 8 का जाति मान पूछ रहा है, किसका 8 का जाति मान क्या करेंगे, तो 8 तो यही, 8 के बाद दोस्तों कौन सा पद है इसका 10 वाला है, तो क्या कर देंगे 10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 80, कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर अब इसमें ही दोस्तों अगर पॉइंट वाली संख्या में पॉइंट वाला स्थानीय मान तो वही संख्या वही होती है, ठीक है, जैसे इसमें आएगा उसमें, इसमें तो वे रख देते हैं। अब देखो ये था, अगर वो पूछे कि इसके 8 के, है ना, 8 का दोस्तों अगर पूछा है इस तरीके से आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली है, ऐसे करो दोस्तों, आपको क्या करना है सवाल को कर देना है। अब देखो दोस्तों ये तो हो गया जाति और स्थानीय मान को देख लिया हमने, है ना। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमारा हो गया। अब देखें किसी संख्या का, जैसे दे रखा है आपको किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 का 2/3 का कितना है, 2/3 का 25% है, कितना है 25% है, 25% अगर 30 है, 25% अगर 30 है तो वह संख्या निकालनी है, क्या वह संख्या निकालनी, इतना ध्यान रखो, ठीक है, पूरा क्या लगना टाइम नहीं है। अब देखो 2/3 का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा लगाते हैं, तो क्या लगा दिया गुणा 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, क्या होता है 1/100, तो 25 का मतलब क्या होगा, 25 का गुणा कर देंगे तो 25/100, 25%, 25/100, अगर 30 है, अगर 30 है मतलब आपको कह रहा है कि आपका 5 का आप कितना है, अगर 30 है मतलब इन दोनों का किसी संख्या का कोई संख्या और किसी संख्या, वो संख्या हमने क्या मान ली x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तो x का किसी संख्या का 2/3 का 25% कितना है, इस सब का इस संख्या का 2/3 का 25% कितना है 30 है, तो बराबर में क्या रख देंगे 30 है, मतलब इन सबको मिलाकर हमारे पास 30 है, ठीक है, उस तरीके से। अब क्या काट लेंगे दोस्तों, तो इससे काटेंगे कितनी 4 बार, और इससे दूसरे कितनी कटी 2 बार, तो x बट्टे कितने ऊपर 1 बचा, एक का गुणा करेंगे कितना है x, और 3 दूनी 6 बराबर कितना 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोबारा हमारा 30 × 6 बज्य गुण कर देंगे, इसमें इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो x का x रहेगा, 30 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या किया हमने, अगर किसी संख्या पता नहीं वो संख्या कौन सी, तो हमने x मान ली, x का 2/3 का 25% अगर 30 है तो वह संख्या क्या है, तो x का x × 2/3 गुणा 25/100 बराबर 30, क्योंकि इसके बराबर क्या है था 30 था। ये दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कैसे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो विभाजकता के नियम, क्या दोस्तों विभाजकता के नियम से बनेगा। विभाजकता दोस्तों देखो 2 की 3 4 5 6 7
8 9 10 और 11 आप कहोगे 7। हाँ सर 7 भी 7 होती है जिन संख्याओं का पुनरावर्ती, क्या दोस्तों पुनरावर्ती, क्या पुनरावृत्ति 6 बार 12 बार या 18 बार हो रही हो तो वो संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे जैसे अगर बात की जाए दोस्तों, क्या जैसे हम कहें 7 7 7 7 7 कितनी हो गई 5 और 1 6, तो ये संख्या 7 से क्या होगी विभाजित। या कहते हम 6 8 7 6 5 4, क्या दोस्तों ये है ना। इस तरीके से दोस्तों अगर पुनरावृत्ति हो रही हो संख्या की, किसी संख्या की पुनरावृत्ति 7 बार हुई हो, एक ही संख्या की 12 बार हो 6 बार 18 बार, तो क्या आएगी वो संख्या हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित होगी 7 से। ये तो हुई 7 की बात। अब देखो बात करें 2 की, तो 2 का तो आपको पता होगा जिनका इकाई अंक, क्या दोस्तों सबका इसका इकाई अंक क्या होगा 0 2 4 6 8, ये होता है 2 4 6 8, ये होता है अगर किसी संख्या का इकाई अंक। तो दोस्तों वो क्या संख्या किससे विभाजित होगी 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं ले लूँ 12, 2 का भाग देंगे जाएंगे कहीं विभाज्य का मतलब पूरी पूरी भाग चला जाए, जा रहा है 6 से विभाज्य। 3 की बात करें दोस्तों सभी संख्याओं का योग, किसका सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए बट्टे 3, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 का बात करें लास्ट 2 डिजिट, क्या दोस्तों लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए 4 से विभाज्य होने चाहिए, संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 का इकाई अंक कि जिसका इकाई सॉरी लास्ट का अंक, इकाई अंक नहीं होता, हाँ इकाई अंक कह लो या लास्ट का अंक एक ही बात है, इकाई अंक कह लो या लास्ट का अंक, क्या लास्ट अंक या कह सकते हैं इकाई अंक कैसा हो 0 या 5, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 8 का दोस्तों क्या होता है जिस लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए 8 से, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। फिर उसके बाद 9 आता है दोस्तों। 9 में क्या करते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग दोस्तों किससे विभाज्य होना चाहिए 9 से, तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 का भी आपको पता होगा, क्या जो 0 कह लो या तो या कह लो 2 और 5 से विभाज्य होनी चाहिए, किससे 2 और 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 10 से भी विभाज्य होगी। नहीं 0 अंक को इकाई होना चाहिए या 5 से विभाज्य होनी चाहिए या 0 होना चाहिए, इसे ध्यान रखो। ठीक है, अब 11 क्या होता है दोस्तों 11 का इधर देख लो 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य वह संख्या होगी जिनके सम और विषम, क्या दोस्तों सम और विषम अंकों के स्थानों के योग का अंतर, के योग का, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, योग का अंतर कितना हो या तो 11 हो या 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या था इस तरीके से दोस्तों है ना, ये क्वेश्चन इनके विभाजकता के नियम क्या बताया हमने, 2 से विभाजकता नियम क्या होता है जिनका इकाई अंक क्या हो 2 4 6 8 हो 2 से विभाज्य होगी, जिन संख्या सभी संख्याओं का 3 से विभाज्य हो 3 से विभाज्य होगी, जिन सभी संख्याओं का जो 9 से विभाज्य हो 9 से विभाज्य होगी, राशि के 2 अंक 4 से भाग पूरी पूरी बात जा रहा हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी, और लास्ट के अंक में 0 5 हो या लास्ट इकाई अंक दोस्तों क्या हो 0 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होनी संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों किसी अंक की पुनरावृत्ति 7 6 12 18 बार होनी चाहिए, 7 से विभाज्य होगी। किसी संख्या 8 से विभाज्य होगी, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। 9 से विभाज्य सभी अंकों का योग 9 से होना चाहिए, 10 के लिए 0 होना चाहिए, या संख्या 10 से विभाज्य होनी चाहिए, या 2 5 से विभाज्य होनी चाहिए सभी संख्याओं। 11 का सम संख्या और सम और विषम अंकों के स्थानों के योग, अंकों के स्थानों, जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं, जैसे ये स्थान है पूरी संख्या लिखी है मैंने, ठीक है ये संख्या, अब जैसे ये सम पहले क्या विषम फिर सम, ये तो था विषम एक, फिर क्या ये सम है फिर विषम है फिर समय फिर विषम फिर सम, तो इनका क्या करेंगे सम सम का योग करेंगे विषम विषम का योग करेंगे फिर उनका अंतर करेंगे, मतलब उन दोनों को घटाएंगे, जिस संख्या का ऐसा होगा वो क्या होगी विभाज्य होगी। अब इसमें से क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनते हैं, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि कोई संख्या आपको दे देगा, क्या इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख तो देख सकते हो। अब देखो जैसे आपके पास कोई संख्या दे देगा कि ऐसी कौन सी संख्या हो, जैसे आपको दे देगा स्टार लगा के, ठीक है कि 2 5 स्टार 8 7 और क्या दोस्तों 2, ठीक है 2 दोस्तों ये संख्या है, ये बतानी है कि संख्या 3 से विभाज्य होने के लिए आपको ऑप्शन भी होंगे, कौन कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी, जैसे आपके पास ऑप्शन दे दे, जैसे माने चलो ठीक है, अब देखो जैसे आपको दे दे यहाँ का इकाई अंक 3 6
दूसरे पर क्या दे दे 6, तीसरे पर दे दे आपको 9, या डी पर दे दे क्या 4। इसमें से कौन सा अंक ऐसा होगा जिसके रखने से सबसे छोटा अंक, जिससे दोस्तों ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है? 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होता है? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो सभी अंकों का योग करेंगे पहले। 2 और 7 9, 9 8 17, 17 और 5 कितना होता है? 17 5 22, 22 और 2 24, कितना हो गया? 24। 24 दोस्तों पूर्णतः कम से कम ज्ञात करना है, मतलब 27। 27 कब होगा? जिसमें 3 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। इस तरीके से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आ सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दूसरों का सॉल्व कर सकते हो आप। ये था दोस्तों विभाजकता के नियम से संबंधित आपको, ठीक है, डिटेल। तो ऐसे विभाजकता के नियम से दोस्तों यही आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन 100 तथा 200 के बीच अपने आने वाली 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को, पूर्णांक क्या दोस्तों? पूर्णांक जो 6 व 9 से दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, तो कुल संख्या क्या होगी? तो कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या याद करनी है हमें। किसका? इस वाले का। आप दोस्तों क्या करना है, देखो हमें अगर 200 100 और 200 से पूछ रहा है ना, किससे विभाजन होनी चाहिए? 6 और 9 से होनी चाहिए। तो अब देखो पूर्णांक इसमें क्या करना है दोस्तों हमें, पहले 6 और 9, 6 और 9 का क्या लेंगे? लासा। क्या लेंगे? लासा लेंगे। लासा लेंगे तो दोस्तों 6 और 9 का लासा कितना आएगा? बताओ जल्दी। 6 और 9 का लासा कितना आएगा? 18। कितना आएगा दोस्तों? 18 आएगा। अब 100 बट्टे क्या करेंगे? 18 करेंगे, माइनस 200 बट्टे क्या करेंगे? 18। अब देखो छोटी में से बड़ा तो घटाएंगे, बड़े छोटे में से बड़ा गलत है, तो यहाँ तो क्या करेंगे? 100 बट्टे 18 करेंगे। क्या करें? 100 बट्टे 18। इसको दोस्तों हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 18। तो 200 माइनस कितना बचेगा? 100, और 100 बचेगा तो 100 बट्टे 18, और इसका क्या देंगे? इसमें भाग। क्या देंगे? भाग करके इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, 18 का है ना, 18 4, 18 4 72, 18 पंजे 80, 18 पंजे 90। ठीक है, इस तरीके से 18 पंजे 90, तो 5। इस तरीके से दोस्तों क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये था ये वाला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दोस्तों चलते हैं हम भिन्न के बारे में। क्या? भिन्न। भिन्न से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, भिन्न से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, कैसे आता है भिन्न? भिन्न क्या दोस्तों? भिन्न। अब भिन्न में दोस्तों पहली बात को आपको कुछ बात बता रहा हूँ जो आनी चाहिए। जैसे आपको तो एक आना चाहिए आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। एक आना चाहिए अवरोही क्रम। क्या आना चाहिए? अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? होता क्या है बड़ा, लेकिन मैं कई बार बताया, तो पढ़ाते पढ़ाते रीजनिंग में भी बताता रहता हूँ। छोटे से बड़े की ओर, किसकी ओर? बड़े की ओर आपको लिखा सकता है कि भिन्न को आरोही क्रम में लिखो, तो छोटे से बड़े की ओर लिखना है। अगर पूछिए अवरोही क्रम होता क्या है? छोटा, लेकिन चलता कहाँ से है? बड़े से छोटे की ओर। कहाँ से? बड़े से छोटे की ओर। ध्यान रखना है दोस्तों इस सब चीज़ को, है ना। बड़े से छोटे की ओर क्या होता है? अवरोही। छोटा होता है, बड़े सॉरी बड़ा होता है लेकिन छोटे से बड़े की ओर चलता है, और छोटा होता है लेकिन बड़े से छोटे की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब देखो ये तो हो गया आरोही अवरोही क्रम। भिन्न से संबंधित लिखवा सकता है कि भिन्न को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। बड़े बड़े से छोटे, 10 9 8 7 ऐसे बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से, है ना। अब देखो इसमें अब कुछ बातें ऐसे आपको इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी बात है? पहली बात तो ये है, हर समान हो तो, जिस भिन्न का हर समान हो। क्या समान हो? हर समान हो। हर समान हो तो, किसका? भिन्न का हर समान हो तो अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। जैसे हर समान हो, जैसे मैं बताता हूँ पहले अंश और बट्टे हर क्या होता है? अंश और हर। जैसे मैं लिख दी 8/7, 8/7 में ये क्या हो गया? अंश, और ये क्या हो गया? हर। जिसका हर समान हो, जैसे मैं लिखूँ 7/6, 5/6, 3/6, 2/6, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा बस भिन्न क्या होगी? बड़ी। तो 7/6
6। फिर उसके बाद क्या बड़ी उस बड़ा, अब ये कोई दो साइन, ये बड़ा और ये वाला, ठीक है। ये जिस तरफ मुंह खुला होता है ना उस तरफ तो क्या होती है संख्या बड़ी, और जिस तरफ बंद मुंह होता है वो क्या होती है, छोटी संख्या होती है। कैसी होती है, छोटी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बड़ी, फिर इससे छोटा ये है तो ये, फिर इससे छोटा ये है तो ये तो सही लिखा ही था 2/6 ये वाला, ठीक है। ये से ध्यान रखना है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अंश समान हो तो, अंश समान हो, क्या हो, अंश समान, अंश समान हो तो जिस भिन्न का, जिस भिन्न का हर छोटा होगा, क्या होगा, हर छोटा होगा वह भिन्न, वह भिन्न क्या होगी, उतनी बड़ी होगी, जितना छोटा होगा उतनी बड़ी होगी, ठीक है, बड़ी होगी। जैसे अंश समान हो, क्या समान हो चाहिए, अंश, जैसे मैं लिखूँ 10/6, 10/4, 10/8, 10/12, ठीक है, ये संख्या थी। अब जिसमें जिसका अंश, जिसका हर छोटा होगा, जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो सबसे छोटा 10/4 तो ये भिन्न सबसे बड़ी, फिर इससे छोटा, इससे बड़ा क्या है 6 तो 10/6 ये थोड़ा इससे बड़ी, फिर 10/8 तो ये उससे बड़ी, मतलब जितना जितना छोटा, ये सबसे छोटा तो ये सबसे बड़ी, फिर इससे ये छोटा तो ये थोड़ा इससे छोटी, फिर इससे ये छोटा बड़ा तो ये इससे छोटी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना, इससे सुख चलेगा। ये तो थी दो बातें भिन्न से संबंधित, है ना। ऐसे ही आरोही अवरोही क्रम में भी ऐसी तरीके से लिख सकते हो, अगर समान अगर आता है तो, समान से संबंध कोई सुना जाए, जैसे अंश समान हो या हर समान हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए तीसरी, हर व अंश दोनों ही अगर एक निश्चित क्रम में बढ़े हों तो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। जैसे अंश और हर दोनों एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हो, निश्चित क्रम का मतलब अंश जैसे 5/6, 8/12, 10/15, 20/18, अगर इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो जिस भिन्न क्रम में बढ़े, जिसका अंश बड़ा, सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी होगी। जैसे इसका बड़ा है अंश, तो अंश ये देखना हमारे से कोई मतलब नहीं, तो ये भिन्न सबसे बड़ी, ठीक है। और इसका क्या है, अंश क्या सबसे बड़ा, तो ये, फिर इससे क्या, इससे का बड़ा है तो ये, फिर इससे बड़ा है तो ये, तो इसको कैसे लिखेंगे 20/18, फिर 10/18, फिर 8/12 और सबसे छोटी क्या हो जाएगी फिर 5/6, ये इस तरीके से, है ना। अगर प्रॉपर तरीके से अगर दोनों बढ़ रहे हैं अंश और हर, तो उसमें क्या होगा, जिसका सबसे अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देख लो एक उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, है ना। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, क्या उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न देखो, उचित भिन्न देखेंगे दोस्तों हम, उचित भिन्न देख लेते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। जिसका हर बड़ा होगा, क्या होगा, हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा, छोटा, तो वो तो होगी उचित भिन्न। और जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वह कैसी होगी, अनुचित भिन्न होगी। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे जैसे लिखूँ मैं क्या 10/18, हर बड़ा है ना, क्या है बड़ा, हर, तो ये क्या है उचित भिन्न। अगर मैं जैसे लिखूँगा 18/10, इसमें क्या है अंश बड़ा है, तो ये कैसी होगी, अनुचित भिन्न होगी। कैसी होगी, अनुचित। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न कौन सी है। तो आपको देख सकते हो जिसका हर बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, हर, तो हर बड़ा होगा तो क्या होगी, वो भिन्न उचित होगी। और जिसका अंश बड़ा होगा वह कौन सी होगी, अनुचित भिन्न होगी। कैसी होगी, अनुचित भिन्न। अब देखते हैं भिन्न, भिन्न के प्रकारों में जैसे दोस्तों देखते हैं हम शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, उस तरीके से, है ना। देखो भिन्न, भिन्न के कितने प्रकार दोस्तों, शांत आवृत्ति एक तो होती है क्या, शांत, और एक होती है अशांत। क्या होती है, अशांत। अशांत भी कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है कौन सी, अशांत अनावृत्ति। कौन सी होती है दोस्तों, अशांत आवृत्ति। क्या होती है, एक तो अशांत आवृत्ति, अशांत के साथ जुड़े हैं अशांत आवृत्ति, और भिन्न, ठीक है, भिन्न। और एक कौन सी होती है, दशमलव भिन्न भी हो सकती है ना। एक होती है दशांत अनावृत्ति। क्या दोस्तों, अनावृत्ति भिन्न, ठीक है, दशांत अनावृत्ति भिन्न। अनावृत्ति का क्या मतलब है दोस्तों, आवृत्ति का क्या मतलब है। आवृत्ति का मतलब है कि एक जैसे कोई संख्या है 3/3, 3, 3 ऐसे चल रही है, जैसे 10/3 है ना, तो ये संख्या ऐसी चली 10/3 का, तो इसको मैं संख्या को 3.3 लिखता हूँ, तो ये क्या है, आवृत्ति। और अगर ये संख्या कोई संख्या ऐसी है जिसको क्या दोस्तों 6/7 है, क्या दोस्तों 6/7 है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये लिखेगी 0.8857, फिर क्या चलेगा
फिर 1 4 7, ये कौन सी हो गई? अशांत अनावर्ती होगी। कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ऐसे संख्या होती हैं। अगर अशांत आवृत्ति पूछे तो जिसकी आवृत्ति में रुक जाएगी संख्या का बार अपनाती हुई तो एक बार बार लगा देते ऊपर, वो संख्या को एक बार लिख देते हैं। अशांत आवृत्ति का मतलब ये संख्या इसी तरीके से निरंतर चलती रहती है। ये था दोस्तों। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, अब पूछे आपको कि निम्न से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या दोस्तों? लास्ट अंक। क्या दोस्तों? लास्ट अंक, अंतिम अंक दोस्तों। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 1 3 4 5 और 9, ये अगर है लास्ट के, अगर ये अंक है, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4, 0 1 4 5 9 और 6, क्या दोस्तों? 6। अगर ये अंतिम अंक हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 0 1 4 6 5 6, अगर 2 और 3 और 6, सॉरी 8 7 और 8 अगर ये होती है 23 78, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आप ध्यान रख लेना, देख लेना एग्जाम के अंदर लास्ट का अंक, अंतिम अंक, अगर जैसे कोई संख्या लिख दूं 100, अंतिम अंक क्या है? 0, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं लिख दूं 216 है कि नहीं? होता है किसका? 16 का। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं लिख दूं क्या? 1024 होती है कि नहीं होती? होती है। तो ये संख्या इस तरीके से है ना, अगर जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 1 6 4 5 6, 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है, तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आते तो है नहीं, लेकिन अगर आ जाए, क्या दोस्तों? आ जाए, जैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई सीरीज चल रही है, जैसे 12 प्लस में बीच है ना, फिर यहाँ 12, फिर प्लस है 12, फिर प्लस है 12, ये सब एक दूसरे के क्या एक ही के अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करने, इसके गुणनखंड होंगे 3 और 4, और जो बड़ी संख्या होगी वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। कौन सी? बड़ी संख्या। क्या दोस्तों? बड़ी संख्या वाला ही क्या होगा? आंसर। अगर यही संख्या, तो सवाल ऐसे आ जाए कि 15 माइनस, क्या दोस्तों? 15 माइनस 15, तो ये संख्या इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5, तो जो छोटी होगी, माइनस लगी हो तो ध्यान रखो, एक ही संख्या चल रही हो समान और एक ही अंडर रूट के अंदर, तो छोटी होगी वही इसका क्या होगा? आंसर होगा, और प्लस के अंदर जो होगा वही आंसर होगा। और एक और आ जाता है दोस्तों इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन कि अगर संख्या हो 12, कोई चिन्ह ना हो बीच में, गुणा में हो सभी, है ना, तो उसका आंसर दोस्तों वह स्वयं संख्या होती है। क्या होती है? वह स्वयं संख्या ही होती है। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12। ऐसे क्वेश्चन आते तो है नहीं, लेकिन आ जाए तो ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? तैयार रहना है इसके क्वेश्चनों के लिए भी। तो ये हो गया दोस्तों ये वाले क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं एवरेज की, औसत। औसत एक अपना अच्छा टॉपिक है दोस्तों, है ना, एक अच्छा टॉपिक है औसत। मार्कर से नहीं चल रहा है, औसत एक अपना अच्छा टॉपिक है, तो औसत को देख लेते हैं दोस्तों। औसत दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो आपको पता ही होगा क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? सूत्र n + 1/2। ये फॉर्मूला लगाना। अगर पूछे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, नहीं 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो आपको बताया सूत्र लगा देना n + 1/2। दोस्तों क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा। या प्रथम पूछे अगर आपको प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, क्या दोस्तों? प्रथम अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, क्वेश्चन प्रथम 140 पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या लेंगे फिर हम? n + 1/2 थे, कितना लेंगे? 139। अब 139 क्यों पूछते? 140 तक रहा था, क्योंकि दोस्तों 1 से 40 तक 140 संख्या होती है, लेकिन पूछ क्या रहा है? 140 तक, तो इसमें 0 भी आता है, पहले 0 आता है ना, तो इसलिए क्या दोस्तों 140 को छोड़ेंगे, फिर कितना लेंगे? 139, जब जाके 140 पूरी संख्या होंगी। तो 139 + 1/2 बराबर 140, 2 बराबर कितना आ जाएगा? उत्तर 70। कितनी होंगी? 70 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 70 संख्याएं होंगी। अब बात करेगा दोस्तों n सम प्राकृतिक संख्याओं का, किसकी करेगा? n सम प्राकृतिक संख्याओं की। अगर सम संख्या की पूछे, n सम, क्या दोस्तों? इसी को दोस्तों यहाँ मैं रब कर देता हूँ इसे एक बार, है ना, क्या दोस्तों? n सम। अब ध्यान रखना क्या पूछ रहा है? सम प्राकृतिक। सम प्राकृतिक पूछ रहा है दोस्तों, तो सम प्राकृतिक फॉर्मूला बस क्या हट जाएगा? नीचे से 2 हट जाएगा, n + 1 रहेगा, और n + 1 रहेगा दोस्तों। इसमें तो क्वेश्चन आपको अगर पूछ ले, क्या पूछेगा? जैसे आपको पूछ ले
सम संख्या प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। पर तो प्रथम 5 संख्या आपको पता होगा सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 और 10 यही होती है। तो इनका औसत बताओ। तो इनका औसत दोस्तों, एक पहली बात तो औसत क्या होता है, औसत जो बीच वाली संख्या हो ना, जो बीच वाली संख्या वही उसका औसत होगा। इसका निकाल के देखोगे तो आंसर आएगा। अगर ये संख्या आपके सीक्वेंस में रखी है, मतलब आरोही क्रम में हो, कैसे क्रम में हो, आरोही क्रम में हो, इस चीज को ध्यान रखना। ट्रिक दोस्तों, ये क्या है ट्रिक, अगर संख्या कैसे हो, आरोही क्रम में हो और वो कैसी रखी हो, आरोही क्रम में रखी हो, तो दोस्तों बीच वाली संख्या क्या दोस्तों, बीच वाली संख्या ही औसत होती है। क्या होती है, संख्या ही औसत होती है, औसत होती है। ठीक है, जैसे इसका 6 तो 6 आएगा, देखो हमने निकाल के। अब ये क्या कह रहा था, n+1, तो n कितनी है, सम संख्या कितनी है, 5 का ही तो पूछ रहा है, तो 5 + 1 कितना होगा, 6। अगर पूछे विषम का, अगर पूछे क्या दोस्तों, विषम का वह स्वयं संख्या होती है। क्या विषम की पूछे तो n ही होती है। क्या होती है, तो अगर विषम का पूछे 5 संख्या होगा तो इसका अंतर क्या आता, 5 आता। अगर पूछे आपको विषम प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5। कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम 2 से लेकर 158 तक, 2 से लेकर 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2 से लेकर 58 तक, 158 तक कर लो, 2 से लेकर 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। 2 से लेकर 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखो प्रथम विषम संख्या क्या होती है, 1, और 158 से पहले क्या आएगी, 157 आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी, 157 आएगी। देखो प्रथम 2 से लेकर के, 2 से मतलब 2 से आगे चलना है, तो क्या आएगा, 3, और इसमें 157। ये तो थी प्रथम विषम संख्या, क्या प्रथम विषम संख्या, और ये क्या हो गई, अंतिम विषम संख्या। इन दोनों का कर लेंगे योग, कितना आएगा, 160, और इनका का योग कितना होता है, 60, तो इतना का आएगा 80, क्योंकि हमारा सूत्र क्या था, प्रथम n संख्या का और प्राकृत संख्या को निकालने का था n+1/2, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अब एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार एक तो देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको ध्यान से देखें आप। क्लास कैसी लग रही है, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों में, क्या दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी को, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 20 पारियों के, आप लिख सकते हो, एक क्रिकेट खिलाड़ी को 20 पारियों के रनों का औसत 62 है। 20 पारियों का रनों का औसत, रनों का औसत कितना है दोस्तों, 62 था। कितना है, 62। तो खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4, देखो, ताकि उसके रनों का औसत 4 देखो, कितना देखो, 4 देखो। ठीक है, कितनी पारी है टोटल, 62। कितनी पारी है, 62, प्लस कितनी खिली, 20, प्लस अगली एक और खेलेगा ना वो, इसलिए 20 + 1। अब कितना देखो, 4 देखो, तो 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 अधिक का मतलब 4 गुना हो। ठीक है, तो 62 प्लस कितना आ जाएगा, 20 + 1 21, 21/1, इसमें क्या है 4, 4 का क्या कर देंगे भाग, 82 प्लस कितना, 21 चौके 84, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 8 और 6 14, 140। देखो एक क्यों किया, क्योंकि अगली पारी का कहना है, तो 20 + 1 21वीं पारी में, बट एक 4 क्यों, 4 अधिक था, इसलिए क्या कर दिया, 4 का गुणा बराबर क्या कर दिया, इसको हल कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, भारतीय मुद्रा और क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इसको सीखें दोस्तों, जरूरी है क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या दोस्तों, भारतीय मुद्रा, बात करें दोस्तों हम किसकी, भारतीय मुद्रा की, किसकी बात करें दोस्तों हम, भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा को कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको कोई संख्या अंक दे दे, है ना, जैसे कोई संख्या दे दे, तो जैसे आपको संख्या दे दे 3,
ये संख्या दे दे आपको, है ना, तो आपको पूछेगा भारतीय संख्या को कैसे लिखा जाएगा, इस संख्या को कैसे लिखें भारतीय मुद्रा में, भारतीय रूप में। तो दोस्तों भारतीय रूप में देखो भारतीय पद्धति कह सकते हैं, या भारतीय मुद्रा पद्धति कह सकते हैं, या मुद्रा पद्धति कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो, किसी भी तरीके से तो आपको ध्यान रखना है भारतीय पद्धति। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों उसको के लिए पीछे से दोस्तों हमें भारतीय मुद्रा पद्धति में क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक, बाकी के बाद 2 2, तो इसमें क्या करना है, पीछे 3 अंक, टोटल देखो 1 2 3, तो यहाँ 6 7 8 के बाद क्या आएगा कॉमा, उसके बाद 2, तो 2 और 4, फिर यहाँ कॉमा आएगा, पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद, पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 2 अंक के बाद, जितने भी होंगे 2 2 अंक के बाद आगे एक बच रहा है तो एक बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर इस संख्या को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना है लाख, तो 3 लाख, फिर ये कितने पे पूरा 42,000, क्या 3 लिखवाने के लिए कहे तो 3 लाख, 1 मिनट, 3,42,000, अब क्या 42,000 876, 3,42,876। अगर इसको ही बात करें दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में देखो कैसे लिखेंगे, कोई भी संख्या हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दोस्तों जैसे संख्या ले ली ये वाली, ठीक है, इसको कैसे लिखना है, तो देखो इसमें क्या होता है मिलियन में चलता है। जैसे यहाँ मैं और संख्या ले लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जहाँ तक था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा लाख, 10 लाख, और फिर क्या होगा करोना, ओके, मिलियन में चलता है। 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 मतलब 100 मिलियन, है ना, जैसे 10 लाख बोला ना, उसके बाद क्या आएगा 1 करोड़ आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे 100, तो 100 का उसके बाद इस तरीके से। इसको अब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 अंक ये, 3 अंक ये। अब इसमें क्या करते हैं, उसमें तो पहले 3 अंक, फिर उसके बाद 2 2, अब इसमें सभी में 3 3 अंक, 3 3 अंक छोटे चलते हैं, तो 5 8 यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 5 6 8 यहाँ कॉमा लगेगा, और 4 पहले 1 बचे या 2 कोई मिसू नहीं, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में। अब बात करें दोस्तों हम ट्राइंगल या रेखाखंड की बात, दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे, ऐसे अगर आपके पास एक चित्र आ जाए, है ना, एक रेखा पे ऐसे कोई कोण बना है और इसका मान यहाँ दोस्तों आपको दे दे क्या 35, इसका दे दे क्या 45, और इसका मान पूछिए x डिग्री, और ये आपके पास हो 20, इसका मान पूछे दोस्तों। इसके लिए ध्यान रखना है कि एक ही रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने या कितनी भी रेखा खिंच जाएं, एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो इन सबको लिख लेंगे, तो 35 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 45 सब बराबर 180 डिग्री। हम सबको जोड़ो, 75 20 कितना 55, 55 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 45 क्या हो गया 100, कितना हो गया 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का, एक ही रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों दूसरा आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करना है। अगर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ये वृत्त के अंदर, जैसे कोई आपके पास त्रिज्यखंड आ जाए, ठीक है, ये सेंटर अपना क्या है केंद्र है, वो ध्यान रखना है ना, नहीं लग रहा होगा लेकिन केंद्र है, और 30 डिग्री रखा है, ये मान क्या है ए है, ये बी है और सी है, क्या है सी। अब आपके पास दे दिया जाए कि जैसे कोण कोण बी ए सी, मतलब यही वाला कोण दे रखा है, तो ये बीच में आएगा, कितना है 30 डिग्री, तो ठीक है, और कोण बी ओ सी, मतलब ये वाला कोण हमें क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात। तो इसका क्या करना है दोस्तों के कोण पर परिधि पर बना कोण, परिधि पर ये कोण बना, परिधि होती है ये अपनी क्या होती है परिधि होती है, तो परिधि पर बना कोण और केंद्र से बने कोण का क्या होता है आधा होता है, कैसा होता है आधा। क्या दोस्तों परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है, तो ये क्या है आधा है मतलब 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अपने पास सीधी सी कहानी है, VOC बराबर कितना 30 × 2 मतलब 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आधा परिधि पर बना कोण केंद्र से बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री ये इस तरीके से है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये दोस्तों इस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट दोस्तों टाइप आपका आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है,
जैसे ये क्वेश्चन है आपको एस डिग्री है, ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन ये बाई है और ये आपके पास एक्स डिग्री है, ये 70 डिग्री और ये क्या आपका ये 70 डिग्री है। और आपको इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी दे रखा है, क्या दे रखा है बी, तो ये बी है और ए और सी, ये वाली रेखा नहीं है, सी है। अब देखो इसमें क्या है, कोण कोण बी बराबर कितना है 70 डिग्री है, तो कोण एक्स प्लस कोण वाई बट्टे 2 क्या करना है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कोण एक्स प्लस कोण वाई बट्टे 2 ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के आंसर देखना है दोस्तों यहाँ पे है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ध्यान रखना, अधिकतर सवाल यहीं से हो जाएंगे। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, 180 मतलब तीनों के भीतर कोणों का मान, तो कोण बी ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण ए तो दे रखा है कितना 70 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 70 डिग्री, कोण बी नहीं दे रखा है, तो बी कोण क्या मान लेंगे हम, बी यही तो है, कोण बी दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है बी, तो कोण ए को क्या मान लेंगे, ए को क्या मान लेंगे दोस्तों हमें 180 माइनस बाई, यहाँ टोटल एक ही रेखा बने मैंने कोण चाहे ऐसे आए कैसे, पूरा मान कितना होता है 180, तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस बाई बराबर 180 डिग्री। इसको क्या कर लेंगे, हल करेंगे, इसको हल कैसे करते हैं देखो, 180 माइनस एक्स, ये तो 180 माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस 70 का 70 रहेगा, प्लस 180, ठीक है, माइनस क्या रहेगा बाई, क्या रहेगा बाई रहेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं दोस्तों हम, यहाँ ये क्या होगा दोस्तों प्लस, तो ये क्या होगा यहाँ पे माइनस, कैसा होगा माइनस होगा, कितना होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या कट जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा अपना, ये बचेगा क्या एक्स, ये माइनस के और ये क्या प्लस का, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करना आप हल कर लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेना, टाइम नहीं है इतना, और इसको हल करेंगे तो उत्तर आपका कितना आएगा, उत्तर आएगा सर दोस्तों आपका 250 डिग्री, फिर उसके बाद ये मान आएंगे एक्स प्लस वाई के, तो 250 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा, तो बट्टे 2 कर देंगे, तो 125 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें, अगली चलें श्रृंखला में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बनेगा क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ये कोण 115 डिग्री है, ये कोण या 45 डिग्री है, और आपको ये है कोण Q बराबर अपने पास क्या है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे आपको ये के मान दे रखे होंगे, ठीक है, P और ये Q हमें क्या करना है ज्ञात। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इस जैसे ये कोण है ना बार वाला कोण, इसके जो अंदर वाले कोण होते हैं इस कोण के बराबर होता है, तो फर्स्ट मैटर तो आपका ये रहेगा, फर्स्ट मैटर का जैसे कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण R, तो आप इससे करोगे तो कोण P तो निकालना, P तेरा क्या कितना 45, Q का मान क्या है Q निकालना है हमें, और R मान तेरा क्या रहेगा 115 डिग्री, तो कोण Q बराबर 115 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा कैसे निकाल सकते हो आपका सेकंड मेथड, सेकंड तरीके से दोस्तों आपका ये होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, और इनके कोण का मान इनका पूरे का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो पहले तो 180 डिग्री में से R का मान निकालने के लिए क्या करें 115 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा दोस्तों 115 से 35 घटाएंगे तो 65, कितना आएगा 65 आएगा 65 आएगा, तो ये कोण कितना आएगा 65, और ये कितना दे रहेगा 45, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री प्लस Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो भीतर का आ गया कितना ये, तो कोण क्या निकालना है Q तो निकालना ही है, P का मान कितना है 45 प्लस Q और R का मान कितना आ गया 65 बराबर 180। अब Q बराबर क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 180 95 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने के बाद 0 1 10 11 180, तो 70 डिग्री क्या इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 70 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपके तरीका और आपके क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी संभावना हो सकती है, ठीक है। शायद अपने क्वेश्चन हो गए हैं, और आपका लाभ प्रसाद हानि और लाभ प्रसाद सरल और सरल ब्याज SI दोस्तों कहते हैं साधारण ब्याज, क्या दोस्तों साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला होता है
मूलधन क्या दोस्तों, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे क्या 100, क्या दोस्तों 100, PTR 100। अगर आपको मूलधन साधारण ब्याज से इससे 200 फॉर्मूला मिल जाते हैं। अगर मूलधन निकालना हो तो देखो मूलधन क्या, मूलधन अपनी जगह पे है, इसको क्या करें, इसके नीचे 1 मान लेंगे, बज्य गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, इससे साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टे समय इंटू दर। आपके पास सब चीज़ दे रखी होगी, आपको क्या सीधे फॉर्मूले में रखना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ही समय निकालना हो तो समय अपनी जगह पर रहेगी, तो साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू दर। इस तरीके से दर निकालनी हो ऐसी दर निकल जाएगी, ठीक है। तो दर बराबर है साधारण ब्याज इंटू दर, मूलधन इंटू समय। ये तो आप साधारण ब्याज से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन बने साधारण ब्याज से संबंधित आसानी से कर दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इससे देख लो, लाभ। अब देखो लाभ हानि, तो लाभ प्रतिशत निकालना हो दोस्तों, क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि किस पर निकलेगी, क्रय मूल्य पर निकलेगी। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको दे देगा 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, कितना, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य SP, CP मतलब लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ रखना, लागत मूल्य ही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो 36 का करो तो 36 बट्टे 10, 30 को इसके नीचे ले आएंगे 30, SP अपनी जगह पर, ये क्या हो जाएगा CP, ठीक है। मूल्य 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा अपने पास क्वेश्चन, हानि प्रतिशत क्वेश्चन होगा तो हानि किस पर होगी, किस पर होगी, लागत मूल्य पे, ठीक है। तो हानि होगी तो लाभ किस पे निकालेंगे, ज़्यादा, SP पे, विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका अंतर कितना है, ले लेंगे हम, अंतर ले लेंगे इसका 6, और 6 बट्टे किस पे निकलेगी, यानी 36 पे, 36 पे ही निकलेगी, इंटू क्या हो जाएगा 100, 6 से कितना करें 6 बेर और 4 बार और एक कितना 100 बट्टे 6, इसका क्या करेंगे हल कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत वाले क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन मैंने बता दिया इससे, और आपके बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, दर आ सकते हैं। जैसे किसी धन को क्या कर दिया, n गुना किया जाए, क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, n गुना करने पर किसी रुपये को n गुना कर दिया जाए तो n-1 बराबर RT बट्टे 100, ये आपका क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। जैसे 20% की दर से, किसके, 20% की दर से किसी धन को 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 20% की दर से 5 गुना हो गया धन, कितना हो गया, 5 गुना हो गया, तो उसका क्या करना है, 5 गुना हो गया तो उसका समय ज्ञात करो। तो 5 गुना तो 5 माइनस 1, n जो होगा उसको, n को इसको मानेंगे, n यहाँ क्या होगा गुना, जो गुना करेंगे वही, और r कितना है 20 बट्टे समय क्या ज्ञात करना है, बट्टे क्या 100, इसको काट देंगे 5 बार, ये क्या बचेगा 4, T बट्टे 5, इसका गुना करेंगे 20, T बराबर क्या आ जाएगा 20 वर्ष, कितना आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों 5 गुना कर दे तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, n-1 R/2 बट्टे 100। तो R 20% की दर से कोई पैसा 5 गुना हो जाता है किसी समय पर, किसी समय में, तो वह समय ज्ञात करो कितना समय था, ठीक है। तो 5 का फॉर्मूले रख देंगे सीधा इस तरीके से दोस्तों। और मैं आपको कुछ क्षेत्रमती क्षेत्रफल यानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, कुछ फॉर्मूले, है ना, आपको सीधे फॉर्मूले लगाकर उन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो हल। जैसे हम बात करें पहले व्रत, क्या दोस्तों व्रत, तो व्रत का सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल, उसका क्या परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, उसका फॉर्मूले रखेंगे, आर क्या होती है, पाई का मान 22/7, आर बराबर क्या होगी त्रिज्या होगी, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके हैं, फॉर्मूला व्रत के हैं, किसके हैं दोस्तों, व्रत से संबंधित है ना। पर्दी या परिमाप बोलते हैं इसे, या पर्दी भी कहते हैं ना, ध्यान रखना क्या बोलते हैं पर्दी। अब अगर बात की जाए आयत की, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप बात की जाए तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका क्या होता है आयत का परिमाप होता है। और विकर्ण की बात की जाए तो आयत का साथ में अगर विकर्ण देखें तो
√L² प्लस B², मतलब लंबाई का वर्ग, L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूला सीधे रखने हैं, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है, और घुमा कर आएंगे तो थोड़ा उसमें क्या है आपको कुछ भी नहीं बता सकता है, इसको ध्यान रखना। वर्ग, अगर वर्ग की बात करें दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर परिमाप बात करें, परिमाप या परिधि दोस्तों होती है, कहते हैं 4 है 4 इंटू भुजा, क्या होती है 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ग का विकर्ण की बात करें अगर दोस्तों हम विकर्ण की बात करें तो भुजा √2। ठीक है, ये क्या होता है वर्ग का विकर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बात करें दोस्तों हम किसका, समलम चतुर्भुज का, समलम, पहले समलम चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। या आपका समलम चतुर्भुज होता है, इसकी समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। जैसे आपको इसमें कोई विकर्ण खींच देगा और आपको यहाँ से क्या, इसकी यहाँ से ये आपको लगभग इस तरीके से ये आपको क्या दे रखी होगी h, इसकी इधर से, या आपको कहीं से भी किसी भी कोने से ले सकता है। ठीक है, इधर से ऐसे दे दे यहाँ, तो ये सब की क्या होगी इसकी h ऊंचाई, ये होती है बीच की दूरी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों समलम चतुर्भुज का हो गया। समबाहु और क्या समबाहु त्रिभुज का देख लेते हैं एक बार जल्दी से। घनाभ का भी दे सकते हो आप, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन 6 भुजा, 6 इंटू भुजा 6 से, और घन का आयतन बात करें तो क्या होगा दोस्तों भुजा क्यू 6 वर्ग होता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। अब रह गया क्या आपका समबाहु त्रिभुज, क्या दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 a वर्ग, मतलब भुजा वर्ग। ठीक है, और परिमाप अगर बात की जाए तो 3a, 3 इंटू भुजा। और दोस्तों समद्विबाहु का होता है b/4 √4 b वर्ग माइनस a वर्ग, b वर्ग माइनस a वर्ग, और a वर्ग माइनस b वर्ग। b क्या होता है इसका असमान भुजा, a होती है समान भुजा। ठीक है, समान भुजा होगी b और a क्या होगी समान भुजा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बात करें तो 2a प्लस b, क्या 2a प्लस b। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें दोस्तों तो क्या होता है s कोष्ठक s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। a b c तो क्या है भुजा, a b c त्रिभुज की भुजाएं, और s बराबर होता है a प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, तो आपका दोस्तों सीधा इसमें क्या रख के मान रख के दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर सकते हो आंसर निकाल सकते हो। तो आपको बताएं कि ये आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह क्लास दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और मुझे लगता है कि मैंने सब यही करा दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा और सबको अच्छे से हमने समझा, अच्छे से किया। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आप और देख लो, ठीक है, विस्तार रूप
है ना। विस्तार रूप ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे 24.837 या 8037 का विस्तार रूप। इसको कुछ नहीं दोस्तों, इकाई होता है अपना, ये क्या होती है, दाई। ठीक है, ऐसे तो मैं बताई क्या, दशांश, शतांश क्या होता है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश या हजारवां कह लो, और ये क्या होता है, 10,000वां हो जाएगा। तो इसको दोस्तों क्या करते हैं हम, जैसे इकाई है ये, ठीक है, ये क्या है, दाई, तो इसको क्या रहेंगे 20 + 4 + 8/10, क्योंकि इस पर क्या है, दशांश है, 0/100 क्योंकि यह शतांश है, इसको क्या +3 हजारवां है तो 1000 + 10,000वां है तो 10,000। इस तरीके से दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, विस्तार रूप। अगर इसको अगर पूछे संख्या, ऐसी संख्या देकर अगर आपको पूछे कर इस संख्या में लिखो, संख्या में लिखो तो इन संख्या को क्या देख दो, 20 4 8/10 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ 0.8, तो 0.8 पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है दोस्तों, फिर आपको क्या लगाएंगे 0.00, है ना, जीरो का मतलब नहीं होता, तो जीरो का आप जीरो लिखो या मत लिखो, इसको कोई मतलब है ही नहीं। इसको क्या लिखेंगे 0.003, और इसको क्या लिखेंगे फिर आप 0.0007, तो देखो 7 3 0 8.4 और 2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, संख्या को हम पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाए, कोई संख्या कितनी बार निकल जाए कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा सबको शेयर कर दें, जिससे आप कल और परसों का फ़ायदा उठा सकें। सबको बहुत बहुत बधाई कल के पेपर के लिए, अच्छा करके आएँ, कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें और आराम से करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।